सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। दी आर्टिस्ट शिगा नवोया। दी आर्टिस्ट एक छोटी कहानी है जिसमें शिगा नवोया ने दिखाया है कि कैसे एक बच्चे के टैलेंट को मार दिया जाता है और कैसे वह बच्चा अपने सपने को पूरा करने में असफल हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता और उसके शिक्षक उसकी कला को ना तो पहचान पाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। सेबे के माता पिता जानते थे कि सेबे अपने लिए अक्सर लौकी खरीदने के लिए बाहर जाता था। वह उन्हें कुछ सेन में खरीदता था और जल्द ही उसके पास एक बड़ा कलेक्शन हो जाता था। जब वह घर आता तो सबसे पहले लौकी के ऊपर हिस्से में एक बढ़िया सा छेद करके बीज निकालता। इसके बाद वह कद्दू के बेकार गंध से छुटकारा पाने के लिए उस पर चाय पत्ती लगाता था। उसके बाद वह अपने पिता के प्याले से पीकर छोड़ी हुई सूप लाता और कद्दू की सतह को सावधानी से पॉलिश करता था। सेबे को कद्दुओं के साथ बहुत गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहल रहा था और अपने पसंदीदा विषय में खोया हुआ था, तो अचानक एक असामान्य चीज को देखकर चौंक गया। उसने एक बूढ़े व्यक्ति के गंजे लंबे सर की एक झलक देखी, जो समुद्र तट की किसी एक झोपड़ी से बाहर तेजी से निकल रहा था। उसने सोचा, क्या जबरदस्त कद्दू है। वह बूढ़ा अपने गंजे नुकीले सर को हिलाते हुए नजरों से ओझल हो गया। तभी सेबी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहीं खड़ा होकर अपने आप पर जोर जोर से हंस रहा था। वह घर लौटने तक पूरे रास्ते हंसा। जब भी वह किसी किराना दुकान, सब्जी की दुकान, मुरब्बे वाले की दुकान या दरअसल किसी ऐसी जगह से गुजरता जहां कद्दू बिकता था, तो वो कुछ देर के लिए वहां खड़ा हो जाता था। उसकी नजरें उस कीमती फल का मूल्यांकन करते हुए दुकान की खिड़की से चिपक जाती थीं। सेबे 12 साल का था और अभी भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। कक्षा के बाद अन्य बच्चों के साथ खेलने की बजाय वह आमतौर पर कद्दू की तलाश में शहर में घूमता रहता था। फिर शाम को वह लिविंग रूम के कोने में पालथी मारकर बैठता और अपने नए लाए हुए फल पर काम करता था। जब उसका काम खत्म हो जाता था, वो उस थोड़े से सेक, मतलब चावल से बने बियर में डुबाता था। उस पर एक कॉर्क स्टॉपर डालता था जो वो खुद ही बनाता था। उसे एक तौलिया में लपेटता था, फिर इसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए रखे गए टिन में डाल देता था और अंत में इस सब को चारकोल फुट वार्मर में रख देता था। फिर वह सोने चला जाता था। अगली सुबह उठते ही वह टिन खोलकर कद्दू की जांच करता। रात भर के उपचार से त्वचा पूरी तरह से नम हो जाती थी। बीच में एक तार बांधने और उसे धूप में सूखने के लिए लटकाने से पहले सेबे अपने खजाने को टकटकी लगाकर प्यार से देखता था। फिर वह स्कूल के लिए निकल जाता था। सेबे एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह एक शहर था, फिर भी कोई 20 मिनट में इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकता था। सेबे हमेशा सड़कों पर घूमता रहता था और जल्द ही उसे हर उस जगह का पता चल गया था जहां कद्दू मिलता था और बाजार के लगभग हर कद्दू को पहचानता था। वह आमतौर पर दुकानदारों द्वारा पसंद किए जाने वाले पुराने गांठदार अजीबोगरीब कद्दू के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था। सेबी को जिस प्रकार का कद्दू पसंद आता था, वह सुंदर और अच्छे आकार का कद्दू होता था। एक दिन सेबे के पिता के दोस्त उसके घर आए और उसने कहा, तुम्हारा यह बच्चा तो एकदम आम सा लगता है। उसने उस लड़के की ओर इशारा किया जो कोने में बैठा एक सादा गोल कद्दू पॉलिश कर रहा था। सेबे के पिता ने सेबे को नफरत भरी नजर से देखते हुए कहा, बस कल्पना करें लौकी के साथ ऐसे ही खेलकर अपना समय बिताने वाले लड़के की। सेबे के पिता के दोस्त ने कहा, सुनो सेबे मेरे बच्चे, इस तरह के बहुत सारे कद्दूओं को इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है, ऐसी चीजों का बहुत इकट्ठा हो जाना भी कोई मायने नहीं रखता। तुम जो करना चाहते हो करो, पर असल में इसी में एक या दो ऐसे खोजो जो बहुत ज्यादा यूनिक हो। सेबे ने कहा, मैं इसी तरह का पसंद करता हूँ। ये कहते हुए सेबे ने बात को वहीं रोक दिया। सेबे के पिता ने अपने दोस्त से कहा, याद कीजिए कि पिछले वसंत में उन लोगों के पास कृषि शो में जो कद्दू था वह सच में लाजवाब था, है ना? सेबे के पिता के दोस्त ने कहा, हाँ मुझे याद है, वह बड़ा लंबा वाला। जब सेबे ने उनकी बातचीत सुनी तो वह अंदर ही अंदर हंस रहा था, क्योंकि बेकिन प्रजाति के कद्दू ने उस समय काफी हलचल मचाई थी। लेकिन जब वह इसे देखने गया, बिल्कुल पता नहीं था कि बेकिन कैसा हो सकता है, तो उसने पाया कि यह एक बेकार दिखने वाली वस्तु थी और वह शो से बाहर चला गया था। सेबे ने बीच में दखल देते हुए कहा, मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता, यह सब बस एक बेकार सी चीज है। सेबे के पिता ने आश्चर्य और क्रोध में अपनी आंखें चौड़ी की। वह चिल्लाए, यह क्या है? जब तुम्हें नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। सेबे ने एक और शब्द नहीं कहा।
एक दिन जब सेबे एक अनजान सी छोटी गली से गुजर रहा था, तो वह एक बूढ़ी औरत की फलों की दुकान पर पहुंचा। वह सूखा तेंदू और संतरा बेच रही थी। स्टॉल के पीछे घर के दरवाजे पर कद्दूओं का एक बड़ा गुच्छा उसने लटका रखा था। सेबे ने पूछा, क्या मैं ये देख सकता हूँ?" और तुरंत स्टॉल के पीछे दौड़ा और कद्दू को परखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक कद्दू पर पड़ी, जो लगभग 5 इंच लंबा था और पहली नज़र में काफ़ी सामान्य लग रहा था। इसमें कुछ ऐसा था जिसने सेबे के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। हाँफते हुए सेबे ने पूछा, "यह कितने का है?" बूढ़ी औरत ने कहा, "अच्छा, चूंकि तुम एक बच्चे हो, मैं तुम्हें इसे 10 सेन में दे दूंगी।" फिर तो सेबी ने तुरंत कहा, कृपया इसे मेरे लिए रख दीजिए, रख देंगी ना? मैं पैसे लेके आ रहा हूँ।" वह घर की तरफ तेजी से दौड़ा और कुछ ही समय में स्टॉल पर वापस आ गया था। उसने कद्दू खरीदा और घर लौट गया। और उसके बाद से वह अपने नए कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ। वह उसे स्कूल भी साथ ले जाता था और क्लास टाइम में उसे अपने डेस्क के नीचे पॉलिश किया करता था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा जब वह इस हरकत पर अपने एक शिक्षक द्वारा पकड़ा गया, जो खास तौर से गुस्से में था क्योंकि यह नैतिकता की क्लास में हुआ था। वह शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आए थे और उन्हें यह सबसे अधिक घिनौना लगा कि बच्चों को कद्दू इकट्ठा करने जैसे जनाना काम में लिप्त होना चाहिए। उन्हें कभी अपने छात्रों का नानी वाबूशी गीत गाना बुरा नहीं लगा, चाहे जितना भी कर्कश स्वर में क्यों ना हो। अब जब उन्होंने सेबी को चुपचाप अपने कद्दू को पॉलिश करते हुए पाया तो उनकी आवाज गुस्से से कांपने लगी। वह चिल्लाए, "तुम मूर्ख हो! तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है!" उसी वक्त उन्होंने कद्दू को जब्त कर लिया, जिस पर सेबे ने इतने लंबे समय तक काम किया था। सेबे ने सीधे आगे देखा पर रोया नहीं। जब सेबे घर पहुंचा तो सेबे का चेहरा पीला पड़ गया था। बिना कुछ कहे उसने अपना पैर वार्मर पर रखा और दीवार को खाली नजरों से देखता हुआ बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद शिक्षक सेबे के घर पहुंचे। चूंकि सेबे के पिता अभी तक बढ़ई की दुकान से घर नहीं पहुंचे थे, जहां वह काम करते थे। शिक्षक ने सीधा सेबे की मां पर धावा बोला। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, "इस तरह की चीजें परिवार की जिम्मेदारी है। यह देखना आप माँ बाप का यह कर्तव्य है कि ऐसी चीजें ना हो।" शर्मिंदगी के पीड़ा के साथ सेबे के मां ने हल्के शब्दों में माफी मांगी। इसी बीच सेबे खुद को एक कोने में जितना संभव हो उतना छुपाने की कोशिश कर रहा था। घबराकर उसने सजा देने के लिए उतारू शिक्षक और ठीक पीछे की दीवार पर नजर डाली, जहां पूरी तरह से तैयार कद्दू की एक पूरी कतार लटकी हुई थी। उसने सोचा, क्या होगा अगर शिक्षक ने उसे देख लिया तो? अंदर ही अंदर कांपते हुए वह और बुरे समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन अंत में वह शिक्षक अपनी बयानबाजी से थक गया और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। सेबे ने राहत की सांस ली। सेबे की मां धीरे से सिसक रही थी। हैरान होकर उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया और इसी बीच सेबे के पिता अपनी दुकान से लौट आए। जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ था, उन्होंने अपने बेटे को कॉलर से पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त धुलाई कर दी और उसने सेबे पर चिल्लाना शुरू किया, "तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, दुनिया में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलने वाली है। मेरे हिसाब से यही बढ़िया है कि तुम्हें गली में ही फेंक दिया जाए जहां की तुम लायक हो।" दीवार पर लगे हुए कद्दूओं की तरफ उनका ध्यान गया। बिना एक शब्द कहे वह अपना हथौड़ा लेकर आए और एक एक करके उसे चूर चूर कर दिया। सेबी का रंग फीका पड़ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन शिक्षक ने सेबे के जब्त कद्दू को स्कूल में काम करने वाले एक बूढ़े दरबान को दे दिया। उसने कहा, है ये लो, पकड़ो इसे। उसने ऐसे कहा जैसे मानो किसी बेकार चीज को सौंप रहा हो। दरबान कद्दू को अपने साथ घर ले गया और अपने छोटे से गंदे कमरे की दीवार पर टांग दिया। लगभग 2 महीने बाद दरबान ने जब आम दिनों से ज्यादा पैसे की तंगी महसूस की, कद्दू को एक स्थानीय क्यूरियो डीलर के पास ले जाने का फैसला किया। क्यूरियो डीलर ने ध्यान से कद्दू को जांचा परखा, फिर बेदिली से इसे वापस दरबान को सौंप दिया और कहा, "मैं आपको इसके लिए 5 येन दे सकता हूँ।" दरबान हैरान था, लेकिन एक चतुर बूढ़ा आदमी होने के नाते शांति से उत्तर दिया, मैं बिल्कुल भी इतने से पैसे में इसे नहीं दूंगा।" डीलर ने तुरंत अपना प्रस्ताव 10 येन तक बढ़ा दिया, लेकिन दरबान अभी भी अडिग था। अंत में क्यूरियो डीलर को उस कद्दू के लिए 50 येन का भुगतान करना पड़ा। दरबान अपनी किस्मत पर नाज करते हुए दुकान से चला गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि शिक्षक ने कभी 1 साल के वेतन के बराबर का एक मुफ्त उपहार दिया हो। वह इतना चालाक था कि किसी को भी इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया, और ना तो सेबी और ना ही शिक्षक ने कभी सुना कि उस कद्दू का क्या हुआ। हाँ, दरबान होशियार जरूर था, पर वह ज्यादा होशियार नहीं था।
उसने कल्पना भी नहीं किया होगा कि वही कद्दू क्यूरियो डीलर द्वारा जिले के एक धनी कलेक्टर संग्रहकर्ता को 600 येन में दिया जाएगा। सेबे अब अपनी पेंटिंग्स में लगा हुआ है। उसे अब ना तो शिक्षक के प्रति या ना तो अपने पिता के प्रति कोई शिकायत है, जिन्होंने उसके सभी बहुमूल्य कद्दुओं को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। फिर भी धीरे-धीरे उसके पिता ने उसे पेंटिंग्स बनाने के लिए भी डांटना शुरू कर दिया है।